नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। चुनौती से जूझते हुए 2022 ख़त्म हो गया और 2023 की शुरुआत हो गई। क्या चुनौतियों से जूझते हुए 2022 के बाद संभावनाओं का होगा 2023? जी हाँ दोस्तों, गुजरा हुआ साल अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात की जाए तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव का साल रहा, बेहद गर्मागर्म साल रहा, जिसकी शुरुआत 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव के साथ हुई, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल थे। और इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। पंजाब के रूप में कांग्रेस ने एक और राज्य खो दिया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत हुई और कुछ हद तक उसने इसकी भरपाई कर दी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और ये 2022 में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, उसकी कामयाबी रही। वहीं दूसरी तरफ गुजरात जैसे राज्यों में कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ उसको, और इसलिए आम आदमी पार्टी के हौसले भी बुलंद हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में भी अपने उस दबदबे को बनाए रखा जो उसने पिछले कुछ सालों से बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, वहाँ उसने विजय पताका फहराया। ख़ास तौर से गुजरात में तो कोई दल चुनाव में उसके सामने टिक ही नहीं पाया। प्रदेश में उसकी अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आने वाला ये 2023 जो आज से शुरू हो गया है, ये 2 वजहों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। पहला ये कि 2023 यानी इस साल 9 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि इन विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यानी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में जो चुनाव होंगे वो कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर को साफ कर देंगे। इस बीच पूरे देश में एक पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है। 9 राज्यों में जो चुनाव होंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की एक तस्वीर बता देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव है। पूर्वोत्तर राज्यों यानी नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में उम्मीद की जा रही है कि शायद फरवरी-मार्च में चुनाव हो। विधानसभाओं के कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों में ख़त्म हो जाएगा। और गौर करने की बात है कि त्रिपुरा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। नेशनल पीपल्स पार्टी की मेघालय में सरकार है। ये पूर्वोत्तर की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। निर्वाचन आयोग ने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि शायद 3 राज्यों में चुनाव एक साथ हों, उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होगा। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा का जो समय है वो 24 मई को समाप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी शासित इस राज्य में अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में शायद चुनाव हो जाएं। वहीं मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभा के जो वक्त है, जो समय है, जो कार्यकाल है, वो इस साल दिसंबर और जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर समाप्त होगा। मिजोरम की जो 40 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल है वो 17 दिसंबर को समाप्त होगा, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का समय 3 जनवरी और 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। इसी तरह राजस्थान और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल 14 जनवरी और 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इन 5 राज्यों में एक साथ अगर चुनाव आयोग चुनाव कराए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव होने की
उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो सर्दी है, जो ठंड है, उसका असर कम होने के बाद शायद 2023 की गर्मियों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो। यहाँ गौर करने की बात यह है कि आर्टिकल 370 के प्रावधानों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर की जो मतदाता सूची है वो 25 नवंबर को जारी करने के साथ ही उसका रास्ता साफ हो गया था। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने उनमें ज़्यादातर में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उसको कामयाबी भी मिली है, उसके लिए अवसर कैसा होगा? क्या कम अवसर उसको मिलेंगे या उसके लिए एक सुनहरा अवसर होगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल 2024 में है। हालांकि तेलंगाना की लड़ाई भी अहम होगी, क्योंकि यहाँ सीएम के चंद्रशेखर राव की टीआरएस, जिसको अब बीआरएस कहा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में होगी। ये चुनाव केसीआर को शायद एक मौका दे दे कि वो तीसरा मोर्चा बनाए। उसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेता, दिग्गज नेता, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में विपक्ष को एक साथ लाने में सफल होंगे? क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, उसको टक्कर देनी है, तो इसके लिए विपक्ष को मजबूती के साथ, एकता के साथ एक साथ खड़ा होना होगा। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा इस सड़क पर चल रही है, 2022 का ज़्यादातर समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में निकला है और आने वाले समय में जब यात्रा संपन्न हो जाएगी, शायद ये यात्रा कांग्रेस के कैडर में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नया सोच, एक नए विचार को जन्म देगी और शायद राजनीतिक हलकों में विभिन्न पार्टी नेताओं के द्वारा, पार्टियों द्वारा इसको कहीं ना कहीं ईमानदार कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 में शायद कांग्रेस की किस्मत पलटे। लेकिन इस यात्रा का असर क्या होगा, ये यात्रा कितनी कामयाब होगी, इसका नतीजा तो तभी आएगा जब 2023 में चुनाव होगा। उसी से अंदाज़ा लगेगा कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा हुआ है। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला होना है। कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है और नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संगठन स्तर पर कुछ न कुछ बदलाव लाकर पार्टी को एक करने की, मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि दक्षिण राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन ही उसके फ्यूचर को, उसके भविष्य को तय करेगा। इसके अलावा भारत को जो 11 महीने के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है, ये 2022 में ही मिली और इसे कूटनीतिक नज़रिए से एक सफलता, एक कामयाबी माना जा रहा है। इसके राजनीतिक परिणाम भी हैं, क्योंकि पूरे 2023 के दौरान भारत कई G20 बैठक करेगा और इसमें कई ग्लोबल हेड भी भाग लेंगे। जाहिर सी बात है, इसका केंद्र बिंदु होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने में मदद करेगा। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी अपने सरकार की विदेश नीति को भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसको चमका सकते हैं, क्योंकि 2024 के पहले मोदी और उनकी सरकार के पास अपनी विदेश नीति को साबित करने के लिए ये सबसे बेहतरीन अवसर होगा, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर होगी। उसके अलावा 2023 एक और मायने में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये विधायिका के लिए एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 2023 में नई संसद बिल्डिंग में इस कामकाज को शिफ्ट कर दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी-मार्च में बजट सत्र के दौरान ऐसा हो सकता है। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। नई संसद बिल्डिंग में तकरीबन 1224 लोगों के बैठने की जगह है, जिसको बनाने में 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विज़न का एक हिस्सा है और सरकार ये कहती आई है कि केंद्र गुलामी की मानसिकता से निकलने पर
जोर दे रहा है और गौर कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये बिल्डिंग उसी के अनुरूप बनाई गई है और सरकार का दावा है कि इस बिल्डिंग में जाने के बाद जो गुलामी की मानसिकता है उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नई बिल्डिंग में जाने के बाद भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलेगी? क्या पिछले कई सालों से, या ये कहें कि 2014 के बाद से, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकार बनने के बाद से जनता जिन चीज़ों की मांग कर रही है या जनता जिन चीज़ों से परेशान है या त्रस्त है, क्या इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद तस्वीर बदलेगी? क्या महंगाई की तस्वीर बदलेगी? क्या बेरोज़गारी की तस्वीर बदलेगी? क्या शिक्षा की तस्वीर बदलेगी? क्या महंगाई की तस्वीर बदलेगी? क्या सुरक्षा की तस्वीर बदलेगी? तो कहीं ना कहीं 2022 जो तमाम चीज़ों से भरा हुआ उतार चढ़ाव वाला साल रहा, क्या आने वाला 2023 जिसकी आज शुरुआत का पहला दिन है, क्या आने वाले 364 दिन में भारत की तस्वीर बदलेगी और भारत की जनता के लिए क्या नई तस्वीर और नई खुशखबरी लेके आएगी? इंतज़ार कीजिए, अभी पूरे 364 दिन बाकी हैं। इंतज़ार कीजिए पूरे साल की गतिविधियों का। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।